नमस्कार, फुटकर न्यूज़ में मैं निधि विनोदी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जब एक महिला किसी सपने को साकार करने पर आ जाती है तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर जाती है। आज हमारे साथ एक ऐसी सशक्त महिला है जिसने न सिर्फ अपने सपने को आगे बढ़ाया बल्कि अपने पिताजी के सपने को साकार करने के लिए अपना जीवन लगा दिया। आज आपकी मुलाकात कराते हैं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अनुप्रिया पटेल जी से। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने चैनल पे मुझे समय दिया और मैं आपको बधाई भी देना चाहती हूँ निधि जी, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली है कि आपका ये पूरा चैनल 100% संपूर्ण रूप से महिलाएं संचालित कर रही हैं, तो उसके लिए आप विशेष अभिनंदन की पात्र हैं और आपकी पूरी टीम भी अभिनंदन की पात्र है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मेरा सबसे पहला सवाल, जब एक महिला मुखिया बनती है किसी पार्टी की तो उसमें महिलाओं की जो भागीदारी होती है वो अधिक होने की उम्मीद हो जाती है उसमें? हाँ बिल्कुल, ऐसा होता भी है और मेरी अपनी पार्टी में मैं विशेष रूप से ध्यान देती हूँ कि महिलाओं की भागीदारी बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पार्टी की सदस्य भी बने, महत्वपूर्ण पदों में भी रहें, महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों का निर्वहन भी करें। और मैंने इस बात पर हमेशा विशेष बल दिया है और आप मेरी पार्टी में अगर आएंगे कभी किसी बैठक में तो आप देखेंगे कि महिलाएं बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। मैम, एक चीज़ मैं ये पूछना चाहूँगी कि देश भर की हर छोटी बड़ी जो पार्टियाँ होती हैं उनकी नज़र जो है वो यूपी पे होती है। ऐसे में क्या आम आदमी पार्टी आपके लिए चुनौती बनेगी? देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ देश की 1/5 आबादी रहती है और देश की आबादी का इतना बड़ा हिस्सा यहाँ पर रहता है, वोटर साइज़ सबसे ज़्यादा है और उत्तर प्रदेश का एक इतिहास रहा है कि देश की राजनीति की दिशा हमेशा उत्तर प्रदेश ने तय की है। देश को सर्वाधिक प्रधानमंत्री भी उत्तर प्रदेश ने देने का काम किया है और राजनीतिक रूप से उत्तर प्रदेश की जनता और यहाँ का मतदाता बहुत जागरूक भी है। तो जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ के मतदाता बहुत जागरूक हैं, तो उन्हें ये समझ है कि कौन से राजनीतिक दल हैं या कौन से राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हैं या पदाधिकारी हैं या कौन से नेतागण हैं जो हमेशा हमारे बीच में बने रहते हैं, हमारी समस्याओं के लिए संघर्ष करते रहते हैं। तो ऐसे में हालांकि देश में लोकतंत्र है तो किसी भी राजनीतिक दल को किसी भी राज्य में जाकर चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने का पूरा उनको अधिकार है, उनकी स्वतंत्रता है। लेकिन मुझे लगता है कि मतदाता हमारा बहुत विवेकवान है और अचानक से कोई आ जाए और उत्तर प्रदेश में यहाँ के मतदाताओं का दिल वो आते ही जीत ले, इसकी संभावना मुझे थोड़ी कम लगती है। मुझे लगता है कि कोई भी दल यहाँ रहकर अगर ईमानदारी से लंबे समय तक संघर्ष करेगा तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की जनता उस पर भरोसा भी करेगी, उसे मौका भी देगी। तो हम लोग तो निरंतर पार्टी में रहकर यहाँ की जनता के लिए, मतदाता के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अपना दल का इतिहास कोई नया नहीं है, बहुत लंबा हमारा संघर्ष है। तो यहाँ के लोग हमसे जुड़े भी हैं और हमें किसी प्रकार की कोई चुनौती किसी भी से महसूस नहीं होती। मैम, आप हमेशा से ओबीसी का जो दायरा है, ओबीसी का जो दायरा बढ़ाने के लिए आप क्रीमी लेयर का दायरा बढ़ाने के लिए हमेशा से आप एक्टिव रही हैं, पर ओवरऑल अगर बात की जाए तो कितना सुधार आया है? क्योंकि जो विश्वविद्यालय है और सचिव स्तर पे अगर देखा जाए तो अभी भी जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम है। देखिए, अन्य पिछड़े वर्गों की जो आबादी है काफ़ी बड़ी है, साइज़ ऑफ द पॉपुलेशन इज़ वेरी बिग, और इस विषय को मैं निरंतर उठाती रही हूँ जब से मैं संसद में पहुँची हूँ। इस सत्र में भी, बजट सत्र में भी मैंने कई बार इस विषय को उठाया और निरंतर 2014 से मैं पार्लियामेंट के अंदर हूँ और इस बात को मैं प्रमुखता से उठा रही हूँ। हमारी एनडीए की या ऑल पार्टी मीटिंग्स जो होती है माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में, वहाँ भी इस विषय को मैं बराबर रखती हूँ कि ओबीसी का जो साइज़ है आबादी का, उसको देखते हुए मसले बहुत सारे हैं और उन मसलों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत भी है। क्रीमी लेयर की आय सीमा बढ़ाने का जो मसला है वो एक मसला है जिसको मैंने पार्लियामेंट में उठाया भी है
क्योंकि हमारी जो ओबीसी की क्रीमी लेयर है उसकी आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी है वो कई वर्षों पहले कर चुकी है, लेकिन उसे सरकार ने बढ़ाया भी, 6 लाख से बढ़ाकर उसे 8 लाख ले गए। सरकार ने एक अलग से विशेषज्ञ समिति बनाई, उसने उसे 12 लाख करने की बात कही, लेकिन हमारी पार्टी की ओर से हमने ये मांग की है कि जो 15 लाख एक निर्धारित किया है पार्लियामेंट्री कमेटी में, उसे 6 लाख से 8 लाख और 8 लाख से सीधे 15 लाख कर देना चाहिए। तो लेकिन ये एक विषय है, इसके अलावा पिछड़ी जातियों से जुड़े हुए बहुत सारे विषय हैं, उसे भी हम समय समय पर उठाते आए हैं। जैसे कि भारत सरकार में पिछड़ा वर्ग का कोई भी अलग से मंत्रालय नहीं है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट के रूप में ओबीसी के हितों से जुड़े हुए विषयों को देखा जाता है, लेकिन इस मंत्रालय के पास तो बहुत सारा काम है। ट्रांसजेंडर्स के इश्यूज़ भी इनको देखने हैं, दिव्यांगों के इश्यूज़ हों या सीनियर सिटीजन्स के इशू हों, शेड्यूल कास्ट के इश्यूज़ हों, ड्रग एडिक्ट्स के इश्यूज़ हों, बेगर्स के इशू हों, सब कुछ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को देखना है। तो ओबीसी की आबादी को देखते हुए और इतने सारे विषयों को देखते हुए मंत्रालय का जो पर्याप्त अटेंशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। ओबीसी के इश्यूज़ को जो पर्याप्त प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो हम एक सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ओबीसी की मांग लगातार करते हैं। तो ये बहुत सारे विषय हैं। मुझे लगता है कि जो आपने बात कही कि हमारे जो यूनिवर्सिटीज़ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आज हमारे पार्लियामेंट के अंदर जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके डिमांड फॉर ग्रांट्स 2021 की चर्चा भी हो रही थी, उसमें भी भाग लेते हुए मैंने इस विषय को उठाया कि देश भर के 42 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें 6000 से ज़्यादा पद रिक्त हैं और इसमें SC ST OBC का भी वैकेंसीज़ का बैकलॉग है। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम एक अलग मंत्रालय क्रिएट कर देते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग से जुड़े हुए जो तमाम विषय हैं टाइम टू टाइम जो आते रहते हैं उनको एक फोकस्ड अटेंशन गवर्नमेंट का मिल सकता है। तो इट्स अ लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत दूर हमें जाना है, लेकिन प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन बेहतरी के लिए होते रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मैम, यूपी में पिछड़ा वर्ग के एक मजबूत नेता के तौर पर आपकी पहचान बन रही है, तो ऐसे में क्या जो अन्य दल है उनके लिए भी ये चुनौती के रूप में देखा जा सकता है? देखिए, पहली बात तो आप मुझे केवल पिछड़े वर्ग तक सीमित क्यों कर रही हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि मेरी पार्टी जो है वो सबकी पार्टी है और विशेष तौर से अटेंशन की ज़रूरत होती है कमज़ोर वर्गों को। दलित है, पिछड़े हैं, जो हाशिए पर पड़ा हुआ समाज है, तो जो कमज़ोर है उसके लिए हर राजनीतिक दल संघर्ष करता है। कोई भी पार्टी कहेगी हम संघर्ष कर रहे हैं। तो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के लोग हैं या हमारे आदिवासी समाज के लोग हैं या अनुसूचित जाति के लोग हैं, सभी के लिए हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है। और अगर हमारी पार्टी किसी को चुनौती नज़र आती तो मुझे तो लगता है शुभ संकेत है। क्या बात है। मैम, अगर ओबीसी आरक्षण की बात करी जाए तो 7 राज्यों में लागू नहीं है और लगभग 12 राज्यों में 27% लागू है, पर वो भी पूरी तरह से लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते, लोगों को आरक्षण नहीं मिल पाता है। बस केंद्रीय मंडल कमीशन से लेकर अब तक किसी भी सरकार ने आरक्षण पे कोई खास काम नहीं किया है, गंभीरता से नहीं लिया है। क्या ओबीसी में दो मत हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर 2 मत हैं, लेकिन ये बात सच है कि 90 के दशक में जब मंडल कमीशन आया था तो आबादी के अनुपात में आधा 27% आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई थी और प्रत्येक राज्य में ओबीसी की आबादी भी अलग है। लेकिन ये सच है कि जितना लागू होना चाहिए उतना नहीं है। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे केवल इतने वर्षों से 14% ही लागू है। तो ऐसा कई राज्यों में कमोबेश स्थिति है और ये ऐसे विषय हैं जिन पर निरंतर काम करने की ज़रूरत है, निरंतर इनको फोकस में लाने की आवश्यकता है। और जो अभी कुछ देर पहले हम लोग बात कर रहे थे कि जो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में जो बैकलॉग है वैकेंसीज़ का, तो वो भी बढ़ता जा रहा है, यानी कि उसका लाभ मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं पा रहा है। हमारे संविधान में एक व्यवस्था बनाई गई, सरकार ने एक व्यवस्था बनाई कि इतना प्रतिशत कोटा है हमारे ओबीसी के लिए या एससी के लिए या एसटी के लिए, लेकिन अगर वो कोटा हम फिलअप नहीं कर पा रहे हैं स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाकर भी, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में कुछ कमियां हैं। तो क्या कमियां हैं उसको हमें ध्यान देने की आवश्यकता है।
मैम 2022 के चुनाव आने वाले हैं, उन चुनाव को लेकर आपकी पार्टी की क्या तैयारियां चल रही हैं? पार्टी की तैयारियां ज़ोरों शोरों पे हैं और संगठन में बहुत बारीकियों पर ध्यान दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर हर मंडल, हर ज़िले के अंदर हमारी कोशिश है, हमारे ज़िला स्तर पे प्रभारी बना दिए गए हैं जो राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के नेता हैं, और उनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरा संगठन जो ज़िले का है बूथ स्तर तक खड़ा करने के लिए हम काम कर रहे हैं। हर स्तर की कमेटी, चाहे हमारी बूथ से लेकर सेक्टर, जोन, विधानसभा और उसके ऊपर की कमेटियां हों, उनको तैयार किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2022 से ठीक पहले पंचायत चुनाव भी आप जानते हैं और हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह भी है। लोकल चुनाव है, छोटे छोटे कार्यकर्ता लड़ना चाहते हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह देखकर समझ में आता है कि संगठन के प्रति जो एक समर्पण भाव होना चाहिए वो नज़र आ रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2022 में हम बहुत मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश के अंदर नज़र आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो आज हमने आपकी मुलाकात करवाई अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी से, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो अपनी पार्टी को लेकर आगे बढ़ रही हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अन्य हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए, हमारे साथ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।